हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक जुडिशरी पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएनडब्ल्यूएस के बारे में, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो सफर है हम वो आसान भाषा में समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप न्यू क्रिमिनल लॉ या किसी अन्य लॉ सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सीआरपीसी का जो बीएनडब्ल्यूएस में परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ, कानून का डिजिटल करण और स्मार्ट पुलिसिंग की ओर जो कदम है वो कैसे बढ़ा, नागरिक सुरक्षा के लिए जो नए प्रावधानों का क्या महत्व है, हम सब इस जो सारी चीजों को इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईपीसी बताता है कि अपराध क्या है और सजा कितनी होगी। और जो सीआरपीसी है यानी कि बीएनडब्ल्यूएस, यह बताता है कि अपराध होने के बाद पुलिस और कोर्ट क्या करेंगे। तो ये बीएनडब्ल्यूएस जो है ये एक प्रोसेसर लॉ है, यानी कि प्रक्रियात्मक कानून है। इसमें जो कानून से संबंधित जो प्रक्रियाएं प्रोसेस है वो दिए गए हैं। बात करें अगर पुराने कानून सीआरपीसी 1973 की, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। इसमें जो 37 चैप्टर थे और 484 सेक्शन थे। तो इससे क्यों बदला गया? क्योंकि इसमें न्याय में देरी और इसके जो प्रोसेस थे वो काफी पुराने हो चुके थे और डिजिटल जमाने से इसकी काफी दूरी थी, क्योंकि ये 1973 का बना हुआ था और अभी 2026 चल रहा है। तो अभी जो सारी चीजें हैं वो डिजिटल हो गई है और अपराध भी डिजिटल हो गए, तो प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट चाहिए था। इसके लिए जो है बी एन डबल एस 2023 को लाया गया। तो जो बी एन डबल एस 2023 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इसका जो इसे जो लागू किया गया 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। और एक्ट नंबर जो है ये कितना है, ये 46 है, यानी कि 2024 का ये 46वां कानून बना था। और इसमें अगर चैप्टर की बात करें तो वो 39 चैप्टर है और 531 धाराएं हैं। पहले कितने चैप्टर थे? पहले चैप्टर थे 37 और 484 धाराएं थी। अभी चैप्टर बढ़कर हो गए हैं 39 और धाराएं भी यहाँ पर 531 हो गई है। तो काफी कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें फाइन्स में भी काफी अच्छे से चेंजेस आए हैं। अब देखिए, टाइम लिमिट जो है यहाँ पर बीएनएस में कहीं कहीं फिक्स कर दी है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो वहाँ पर काफी अच्छे प्रावधान लागू किए गए हैं। डिजिटल क्रांति जो है उसमें अच्छा परिवर्तन किया गया है और जो भगोड़े हैं उन पर लगाम लगाने के लिए जो प्रोसेस है वो अच्छे बनाए गए हैं। तो चलिए इन नए बदलावों को काफी करीब से समझते हैं। और बीएनडब्ल्यूएस में जो है देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक संचार और जो ऑडियो वीडियो को जो है कानूनी मान्यता दी गई है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों जैसे कि ऑडियो या वीडियो के जरिए की गई संचार प्रक्रिया को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है। जैसे कि पहचान करना, तलाशी लेना, गवाही लेना या फिर साक्ष्य जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। सरकार इसके लिए जो है समय समय पर नियम बनाएगी। अगर बात करें ट्रायल और अदालती कार्रवाई के मुख्य काम जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकेंगे। जैसे सम्मन, वारंट या साक्ष्यों की परीक्षा और ट्रायल, अब सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति से होगा। जैसे समन अगर जारी करने हैं और तामील करवाना भी अब ऑनलाइन संभव है। इनकी जो शिकायतकर्ता और गवाह की जो परीक्षा है वह भी डिजिटल माध्यम से हो सकेगी। सबूतों की जो जांच और ट्रायल की रिकॉर्डिंग अब डिजिटल रूप से हो सकेगी। सभी तरह की जो अपीलीय कार्रवाई या अन्य कानूनी प्रोसेस है वह भी डिजिटल तरीके से किए जाएंगे। अब देखिए, तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य।
ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। धारा 105 जो बात करती है पुलिस तलाशी और जब्ती सर्च एंड सीजर के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। यानी कि पूरी जो प्रोसेस होगी तलाशी और जब्ती की उसमें पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो पुलिस जो है पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। अ, उसमें मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग के लिए प्राथमिकता दी गई है। बिना देरी के रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। जो भी पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड करेगा वो बिना देरी से जो उसकी जो रिकॉर्डिंग है मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। तो अब जो है एविडेंस काफी पुख्ता हो जाएंगे। पहले की तरह इसमें बदलना अब मुश्किल है। अब जो भगोड़े हैं उनकी अब खेर नहीं है। अब कैसे? जैसे धारा 86 107 जो संपत्ति और अपराध से कमाई गई संपत्ति तुरंत कुर्क होगी। यदि अपराध करके प्राप्त की गई है संपत्ति उसकी पहचान कुर्की और जब्ती की जो प्रोसेस है वो की जाएगी। पुलिस अधिकारी की आवेदन पर न्यायालय आदेश दे सकेगा। धारा 356 अगर आरोपी 90 दिन तक हाजिर नहीं होता, जो उद्घोषित अपराधी है अनुपस्थिति में जांच विचारण या निर्णय में देरी करता है तो 90 दिन की अवधि बीतने के बाद अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि भगोड़ा खुद कोर्ट में हाजिर ना हो। तो कोर्ट उसके बिना ही ट्रायल चलाकर सजा सुना सकता है। अभियुक्त की उपस्थिति के बिना साक्ष्य और गवाहों पर विचार किया जाएगा। दोष सिद्धि और दंड का जो निर्धारण है वो हो सकेगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। धारा 86 और 107 में अपराध करके कमाई गई जो संपत्ति है उसकी पहचान की जाएगी और उसे तुरंत जो है कुर्क यानी कि जब्त किया जाएगा। यह जो प्रोसेस है पुलिस अधिकारी के आवेदन और कोर्ट के आदेश पर पूरी की जाएगी। अब इसमें जो है 90 दिन की समय सीमा है उसके लिए धारा 356 बताती है कि यदि कोई आरोपी 90 दिनों तक अदालत में हाजिर नहीं होता है तो उसे उद्घोषित अपराधी माना जाएगा। आरोपी की गैर हाजिरी में ट्रायल 90 दिन की अवधि बीतने के बाद कोर्ट आरोपी की उपस्थिति के बिना भी सबूतों और गवाहों के आधार पर ट्रायल जो है वो चला सकता है। अब कोर्ट आरोपी के बिना ही उसे दोषी ठहराकर सजा सुना सकता है। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यह है कि जब तक जो भगोड़ा है खुद अदालत में आकर हाजिर नहीं होता तब तक उसे अपील करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो काफी कड़े और सटीक नियम यहाँ पर बीएनडब्ल्यूएस 2023 में बनाए गए हैं। अब देखिए रिमांड के लिए जो नए और स्मार्ट जो नियम है उसको देखिए। अब आप देखिए कि जो पुलिस रिमांड जब पुलिस किसी आरोपी को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत या फिर कस्टडी में रखती है कि समय सीमा से जुड़ा हुआ है। इसमें जो पुराने और नए कानून की तुलना की गई है। जो पुराना नियम था सीआरपीसी 167 उसमें क्या था कि पहले पुलिस को पूछताछ के लिए रिमांड सिर्फ गिरफ्तारी के शुरुआती 15 दिनों के अंदर ही मिल सकती थी। जैसा कि आप देखिए कैलेंडर में साफ तौर पर बताया गया है। अब दिक्कत क्या थी कि अगर पुलिस को 15 दिन के बाद जांच में कोई नया सबूत मिलता था और उसे आरोपी से दोबारा पूछताछ करनी होती थी तो उसे रिमांड नहीं मिल पाती थी। अब जो है धारा 187 जो रिमांड का नया नियम है बीएनडब्ल्यूएस में उसमें क्या किया गया है कि अब पुलिस कस्टडी यानी कि रिमांड के कुल दिन तो 15 ही रहेंगे। दिनों में कोई चेंज नहीं किया। दिन कितने रहेंगे? दिन वही रहेंगे 15 डेज। ठीक है। अब क्या चेंज हुआ लेकिन इसे लेने का तरीका बदल गया। अब जो रिमांड जो है वो कब ले सकते हैं? अब इसमें देखिए आप। अब पुलिस इन 15 दिनों को एक साथ लगातार लेने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से टुकड़ों में ले सकती है। जैसे पहले 4 दिन ले ली, उसके बाद आप कैलेंडर में देखिए जैसे 20 से 25 तारीख तक ले ली, 1 से 4 तारीख तक ले ली। फिर जो तारीख है आगे भी अगर उसको जरूरत हुई तो रिमांड ले ली। तो जैसा कि आप कैलेंडर में हर रेगुलर से दिखाया गया है कि पुलिस बीच बीच में जो है दिन चुन रही है। जैसा कि पहले 4 दिन फिर जो 20 से 30 तारीख तक आदि। तो अब क्या हुआ है कि जो रिमांड है 15 दिन की रिमांड अपराध की गंभीरता के आधार पर गिरफ्तारी के शुरुआती 40 या फिर 60 दिनों के दौरान कभी भी टुकड़ों में ली जा सकती है। पहले क्या होता था कि शुरुआती जो दिन होते थे ना 1 से लगाकर 15 तक तो उसमें ही रिमांड ली जा सकती थी। अब क्या हो रहा है टुकड़ों टुकड़ों में अगर पुलिस को लगता है बीच में कि अपराधी की जरूरत है रिमांड लेने की तो वो टुकड़ों टुकड़ों में भी रिमांड ले सकती है। तो अब जो शुरुआती 40 दिन है पुलिस कस्टडी जो है उसमें और या फिर 40 60 दिनों के दौरान टुकड़ों में दिया जा सकता है।
तो कुल दिन तो 15 ही रहेंगे, लेकिन पुलिस को जांच के लिए बेहतर समय मिलेगा, यानी कि आरोपों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिमांड के जो कुल दिन नहीं बढ़ाए, लेकिन पुलिस को अब ये जो फ्रीडम मिल गई है कि वह जांच की गति और नए सुराग मिलने के आधार पर जब चाहे शुरुआती 40 दिन या फिर 60 दिनों के भीतर पूछताछ के लिए कस्टडी मांग सकती है। इससे इन्वेस्टिगेशन जो है ज्यादा स्मार्ट और सटीक हो जाएगी। अब देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए भी इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को समझाया गया है। तो ये जो सुधार है मुख्य रूप से पुलिस कार्रवाई के दौरान महिलाओं की जो गरिमा है, डिग्निटी, उसको बनाए रखने के लिए किए गए। अब देखिए, सेक्शन 43 का सब क्लॉज 1 जो बात करता है गिरफ्तारी के बारे में, तो किसी महिला को गिरफ्तार करते समय सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही उसके शरीर को छू सकेगी। तो ये जो नियम है स्पष्ट करता है कि किसी भी महिला को गिरफ्तार करते समय केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही उसके शरीर को छू सकती है। इसका जो उद्देश्य है गिरफ्तारी के दौरान महिला की निजता और सम्मान की रक्षा करना है। दूसरा है तलाशी लेते समय, जो सेक्शन 49 के सब क्लॉज 2 में, यदि महिला की तलाशी केवल महिला अधिकारी द्वारा ही पूरी की जाएगी, वो भी पूरी शिष्टता के साथ। तो देखिए कि यदि किसी मामले में महिला की तलाशी लेने की जरूरत पड़ती है, तो वह तलाशी भी केवल एक महिला द्वारा ही ली जाएगी। तीसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो है टाइम, यानी कि समय का इसमें बिल्कुल ही ध्यान रखा जाएगा। सेक्शन 43 सब क्लॉज 5 बताता है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले असाधारण परिस्थिति और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं। अब ये नियम क्या कहता है कि कानून कहता है कि सूर्यास्त के बाद यानी कि रात में और सूर्योदय से पहले, सुबह होने से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसमें एक अपवाद है कि अगर कोई बहुत ही असाधारण परिस्थिति हो, तो भी जो है पुलिस तब गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कि उसे इसके लिए किसी मजिस्ट्रेट से विशेष अनुमति न मिल जाए। तो यदि अति आवश्यक है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट की जो है विशेष अनुमति लेनी होगी। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की जांच है, उसको अधिक संवेदनशील और पीड़ित केंद्रित बनाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण बदलावों को हम देखने वाले हैं। तो सेक्शन 173 का सब क्लोज कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की एफआईआर एक महिला पुलिस अधिकारी ही लिखेगी, यानी कि पीड़िता के घर या फिर सुगम स्थान पर। धारा 173 का सब क्लोज 1 कहता है कि अब अगर किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध होता है, तो उसकी जो एफआईआर है केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही लिखेगी। इतना ही नहीं, ये सुविधा पीड़ित को उसके घर या किसी ऐसी जगह पर दी जाएगी जहां वह सुरक्षित और सहज महसूस करे, तो उसे खुद बार बार थाने आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके जो बयान की रिकॉर्डिंग है, 176 धारा जो कहती है कि पीड़िता का जो बयान है ऑडियो वीडियो यानी कि मोबाइल पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि पीड़िता जो भी अपना बयान देगी, उसे अब जो है ऑडियो या फिर वीडियो जैसे मोबाइल या कैमरा से रिकॉर्ड किया जाएगा। यह पारदर्शिता के लिए है ताकि बाद में बयान में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सके। धारा 184 बात करती है कि मेडिकल जांच के लिए पीड़िता की जो सहमति है वो अनिवार्य होगी। अब जो मेडिकल जांच और उससे संबंधित है कि मेडिकल जांच एक बहुत ही निजी प्रोसेस है। इसके लिए कानून ने यह स्पष्ट किया है कि मेडिकल जांच के लिए पीड़िता की जो सहमति है, कंसेंट लेना बहुत ही अनिवार्य है। उसकी मर्जी के बिना यह नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो पीड़िता की सहमति है, कंसेंट है, वो लेना बहुत जरूरी है। अब इसके कंपलसरी कर दिया गया है। धारा 193 का सब क्लॉज 2 कहता है कि ऐसे मामलों की जो जांच है वो 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। तो यहाँ पर जो समय सीमा का बंधन लगाया गया है कि धारा 193 सब क्लॉज 2 के अंदर अक्सर ऐसे मामलों में जांच सालों तक चलती रहती थी, जिससे पीड़िता को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती पड़ती थी। अब तो अब जो है कानून ने तय कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऐसे अपराधों की जो जांच है वो 2 महीने के भीतर हर हाल में पूरी होनी चाहिए। अब देखिए, जो मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका जो उसकी टाइम लिमिट है,
वो यहाँ पर तय कर दी गई है। तो अब जो फांसी के मामलों में है वो अनावश्यक जो देरी है वो खत्म कर दी गई है। अब इसमें जो धारा 472 है उसमें एक टाइम लिमिट दी गई है कि जब किसी अपराधी की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाती है तो उसके पास दया याचिका लगाने के लिए असीमित समय नहीं होगा। उसे जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 30 दिनों के भीतर ही दया याचिका फाइल करनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से जो अपील खारिज होने के 30 दिनों के भीतर याचिका लगानी होगी। तो मर्सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के से अपील खारिज होने के कितने दिन बाद लगाई जाएगी, तो वो है सही जवाब उसका 30 डेज। उसके बाद जेल प्रशासन की जिम्मेदारी, जैसे ही याचिका दायर होती है जेल अधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस याचिका को 60 दिनों के भीतर, कितने 60 डेज, 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेजे। कौन भेजेगा? जेल अधीक्षक। कितने दिनों में? 60 दिनों के भीतर। किसे भेजेगा? राज्य या फिर केंद्र सरकार को भेजेगा। अब जो अंतिम निर्णय है वो राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर लिया गया फैसला अंतिम माना जाएगा और इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी या फिर इसकी अपील नहीं की जा सकेगी। तो राष्ट्रपति का जो फैसला है वो अंतिम होगा और इसकी जो कोई अपील किसी भी कोर्ट में नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है एग्जाम की दृष्टि से प्री के 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। पहला, जो सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के कितने दिनों के भीतर याचिका मर्सी पिटीशन पटिशन लगानी होगी, तो 30 दिन। और जेल अधीक्षक जो है इसे कितने दिनों के भीतर सरकार को भेजेगा, तो 60 दिन। और राष्ट्रपति का जो फैसला है वो अंतिम तो होगा लेकिन इसकी अपील होगी या नहीं, तो इसकी कोई अपील नहीं होगी। अब देखिए एक नज़र में आप सीआरपीसी और बीएनडब्ल्यूएस को देख लीजिए। तो सीआरपीसी 1973 में 484 धाराएं थी जिसमें डिजिटल साक्ष्य पर जो है स्पष्टता कम थी। भगोड़े आरोपियों के खिलाफ जो ट्रायल था वो मुश्किल था। रिमांड लगातार जो शुरुआती 15 दिनों में अ, अ, मिलता था, तो उसे अब जो है बीएनडब्ल्यूएस में बढ़ा दिया गया है। नियम चेंज कर दिए गए हैं, सॉरी बढ़ाया नहीं है। दया याचिका के लिए कोई सख्त टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं थी। देखिए अब एक नज़र में हम सीआरपीसी और बीएनडब्ल्यूएस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीआरपीसी 1973 में जिसमें सेक्शन कितने थे? 484। तो डिजिटल साक्ष्य पर स्पष्टता कम यहाँ पर थी। तो पहले डिजिटल साक्ष्य को लेकर स्पष्टता कम थी लेकिन अब जो है बीएनडब्ल्यूएस में धारा 530 के तहत समन से लेकर ट्रायल तक की जो पूरी प्रोसेस है उसे डिजिटल कर दिया गया है। यहाँ पर जो सेक्शन है वो भी 531 हो गए हैं। पहले कितने थे? पहले 484 थे। तो भगोड़े आरोपियों के लिए जो खिलाफ जो ट्रायल था वो पहले मुश्किल था। पहले क्या होता था कि अ, भगोड़े आरोपी जो है विदेश भाग जाते थे और उनकी जो ट्रायल होती थी वो बहुत ही मुश्किल होती थी। तो अब तो है बीएनडब्ल्यूएस की जो धारा 356 के तहत उनकी अनु उपस्थिति में भी उन पर ट्रायल चलाकर सजा दी जा सकती है। बात करें अगर रिमांड की, तो पहले रिमांड केवल गिरफ्तारी के जो शुरुआती 15 दिनों में ही मिल सकती थी लेकिन अब जो है धारा 187 के तहत पुलिस 40 या फिर 60 दिनों के भीतर अवधि के भीतर टुकड़ों में भी रिमांड ले सकती है। तो पहले जो रिमांड थी वो 167 में दी गई थी, अब वो रिमांड 187 में दी गई है। तो पहले क्या होता था, जो शुरुआती दिनों में ही जो पुलिस रिमांड ले सकती थी, अब जो है बीच बीच में रिमांड पुलिस ले सकती है। दया याचिका के लिए कोई सख्त टाइम लिमिट वहां पर नहीं थी लेकिन अब जो है बीएनडब्ल्यूएस में दया याचिका के लिए 30 और 60 दिन की जो सख्त एक टाइम लिमिट है जो मैंने अभी पहले आपको पढ़ा दिया है वो कर दी गई है। तो इससे जो है बीएनडब्ल्यूएस सीआरपीसी से कई गुना ज्यादा बेहतर हो गया है। तो आशा करता हूँ कि बीएनडब्ल्यूएस का जो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आपको समझ आया होगा। अगर आप तीनों ही न्यू क्रिमिनल लॉ के नोट्स लेना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश माध्यम में, तो हमारे पास उपलब्ध है। आप हमें 78499570 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास जो है सिविल क्रिमिनल या फिर जो हिंदू मुस्लिम लॉ सारे ही एमपीए डीपी और आरजीएस या किसी भी स्टेट के एपीओ जुडिशरी के नोट्स उपलब्ध है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।